न्याय के लिए अभी हमारा केस डबोवली जा रहा है, कहीं सिरसा जा रहा है, तो उन्होंने सुनने से मना कर दिया। तो मुझे ये स्टेप उठाना कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। क्यों? तो इसलिए मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। मुझे सरपंच बनते ही नहीं मेरे पति पे जानलेवा हमला हुआ है सर। तो सर आप अगर नहीं सुनोगे ना तो एक औरत की इज्जत, एक हिंदुस्तानी औरत की इज्जत, ये ढाई अरे मैं समझ गया, लेकिन हिंदुस्तानी औरत का दुपट्टा। मैं सचिन पायलट मेरे को अच्छे लगते हैं, आपको भी तो कोई हीरोइन या हीरो या अच्छे लगते ही होंगे, इसमें क्या है। ये वीडियो तो बड़ा वायरल हुआ, पायलट साहब तक पहुंचा। हाँ, उन्होंने पूछा कि ये असली है या नकली है ये लेडी। राहुल गांधी युवा नेता नहीं, राहुल गांधी युवा नेता नहीं है, वो ममाज बॉय है। युवा नेता सचिन पायलट है। उम्र 55 की, दिल बचपन का है उनका, लेकिन उनको रोज रात को मम्मा और बहन सिखा के सुबह राहुल तुम्हें ये करना है, करना। एक बच्चे को जिंदगी नहीं जीने दे रहे वो। तो अभय सिंह जी जो है ना, वो बंदे हैं जो वो कहते हैं वो करते हैं, जो पक्की जुबान के धनी नेता है। सोचा तो इनेलो से ही है, लेकिन मैं लड़ूंगी, जो भी टिकट दे दे, जो भी, मतलब ना का उससे दोस्ती, ना का उससे बैर। राम राम, नमस्कार। आप हरियाणा तक देख रहे हैं और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। आज इस पॉडकास्ट की श्रृंखला में हम आपको मुखातिब कराएंगे नैना झोरड़ से। नाम कुछ सुना सुना आपको लग रहा होगा। एक तस्वीर आपने काफ़ी समय पहले देखी होंगी। एक महिला मनोहर लाल खट्टर जब सूबे के मुखिया थे तब उनसे जाती हैं, तलख तेवरों में अब उनके सामने अपना दुपट्टा फेंक देती हैं। कुछ इस तरह की घटना होती है और ये नाम पूरे सूबे में उस समय गहराया रहता है। आगे फिर उनकी जर्नी जारी रहती है। आज वो हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे उनसे। अब सरपंच हैं आप और महिला सरपंच हैं, वो सरपंच हैं जो अपनी आवाज़ मुखर कर रही हैं। और भाई हरियाणा में हमने तो मतलब पहली ऐसी सरपंचनी देखी कि जो लोगों के बीच में जा रही हैं, बोल रही हैं, नेता लोग तो बोल रही है, सारी हमने घूंघट में देखी। अब आप सरपंचनी बनी, अब ये यात्रा आपकी किस तरह से शुरू होती है? कैसे आप सोचती हैं कि भाई मतलब सरपंची लेनी चाहिए? अक्सर मतलब मर्दा की बात मानी गई ना। मेरा पॉलिटिक्स में आने का मतलब बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं जयपुर रहती थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। बस वो मेरा जो छोटा बच्चा था वो प्री मैच्योर था, तो उसको हॉस्टल नहीं भेज सकते थे हम, क्योंकि उसको इन्फेक्शंस जब बहुत जल्दी होते थे, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ता था। इसलिए मैं उसको लेके, बच्चों को लेके जयपुर गई। मेरे हस्बैंड यहाँ खेती बाड़ी संभालते थे, तो ये महीने 2 महीने में जाते थे और मैं वहाँ रहती थी बच्चों के पास और बच्चों को संभालती थी, घर बार संभालती थी। तो इनका ही मन था कि मैं तेरे को पॉलिटिक्स में लेके आऊँगा, पॉलिटिक्स में लेके आऊँगा। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं इलेक्शन से मतलब 10-15 दिन पहले मैंने कहा चलो इनका वहम मिटा देती हूँ। मेरे को ये नहीं था कि मैं जीतूंगी। बिल्कुल ही वैसे नॉर्मल 10-12 सूट लेके आई बैग में, कपड़े भी नहीं लेके। मैंने कहा हार के जाना तो वापस ही है, कौन सा जीतना है। तो मैं आ गई, मन से आ गई। मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को ये भी पता नहीं था कि मैं स्पीच भी दे दूंगी, इतने लोगों के बीच में बोल लूंगी, इतनी पॉपुलर हो जाऊंगी, कुछ भी पता नहीं था। मैंने कहा ठीक है भाई, बैग पैक करके जाना ही है, आ जाते कर लेते हैं, इनका वहम निकाल देते हैं। अच्छा, बड़ी गांव इधर का काफी बड़ा गांव कहूँ मैं, सिरसा बेल्ट का। हाँ जी, काफी बड़ा गांव है जो राजस्थान की सीमा से लगता हुआ गांव। अच्छा, उसमें ये कहा जाता सरपंची और भाई नेतागिरी ये सारे मर्दा के काम हुए हैं, लोगों के बीच में बोलना। और महिलाएं बहुत कम दिखी भी। मैं सच बताऊं कि मैं मेरी यादगिरी में या मेरी याददाश्त में मैंने मेरे गांव में कोई पंचायत के बीच में कोई महिला बोलती नहीं दिखी। कोई महिला घूंघट खोल के अपना कुछ नियम कायदे कानून उन पर कोई विचार पेश करती नहीं दिखी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हम किसी सरपंचनी ने देखने लग रहे हैं। अब मेरे आने के बाद ये हुआ है कि बहुत सारी लेडी सरपंच बोलने लग गई हैं, अपने हक की बात करने लगी है, तो अच्छा लगता है ये। और जैसे आप गांव में जाती हैं बिना घूंघट वगैरह करे लोगों से बात करते, कोई जेठ भी हो गया, कोई ससुर भी हो गया, तो वो थोड़ा बहुत मतलब ऐसा हिचकते हैं? नहीं, कोई नहीं, मतलब पूरा प्यार करते हैं, बेटी की तरह, बहन की तरह, मतलब बहुत मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं। अब
बहुत रिस्पेक्ट है। तो थोड़ी बहुत भी ऐसी परेशानी नहीं आई नहीं, इस मेरे को मामले में? कभी ही परेशानी नहीं हुई। हमारे गांव के जो बुजुर्ग है, चाहे मेरे जेठ है, चाहे वो मेरे ससुर है, कुछ भी है, बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों के दिल में मेरे लिए। और जैसे आपकी शादी हुई, बड़ी गांव में आप आए उस समय, और मतलब शहरी आपकी जो आपने बताया कि राजस्थान आप गए थे या आप वहां पे रह रहे थे, तो शहर में जाना फिर आपका कब हुआ? सेकंड बेबी जब हुआ मेरा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। तो सेकंड जो डिलीवरी हुई वो मेरा प्री मेच्योर हुआ बेबी। तो फिर मेरा उस बच्चे को मैं 2.5-3 साल की उम्र में लेके जयपुर चली गई। हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे, और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम वहाँ संभालो, मैं यहाँ का संभालता हूँ। और वैसे फैमिली छोटी थी, ये 2 भाई हैं। और मेरी मदर इन लॉ के बारे में बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी लेडी है। मतलब इतनी अच्छी सास है कि मेरे साथ लूडो खेलती है वो। हम फ्रेंड की तरह मतलब रहते हैं, लूडो। भाई एकता कपूर के सीरियल में तो सास ननद ये किरदार वैसे होगी, बिल्कुल विलन जैसे। सास तो कहते अच्छा कितने बज गए, इतने बज गए, सोने से पहले एक बाजी तो लगा लेते हैं लूडो की। मैं कुछ भी मांग लूँ ना, मना नहीं करते। अच्छा तेरे को कुछ दिलवा दूंगी, थोड़ा सा आजा शॉपिंग कर, मैं कुछ भी मतलब उनको बहुत। और खासकर जब से मेरी मदर की डेथ हुई है ना, उनके बाद तो वो बहुत मतलब पहली ऐसी सास है जो बेटे से पहले बहू का पूछती है। उनके लिए पहले मैं हूँ, फिर बाद में बेटे का है। मतलब मेरे लिए पूजा पाठ करना, मेरे लिए बहुत कुछ करती है। और मायका आपका कहाँ? मायका मेरा पंजाब में है। कौन सा गांव है? अबोर के पास बारिका गांव है। और आपकी शादी फिर यहाँ हरियाणा होती है, तो लव मैरिज नहीं थी, अरेंज लव मैरिज तो नहीं थी। वैसे इन्होंने मेरे को देखा था। अच्छा, आपके पति ने? हाँ, मेरे पति ने देखा था। मेरी रियल बहन की शादी में ये रिश्तेदारी के नाते आए थे बारात में, तो इन्होंने तो देखा था, मैंने इनको नहीं देखा था। मैं तो अपनी बहन की शादी में मस्त थी। तो इनकी नजर मेरे ऊपर ही थी, तो इन्होंने अपने मामा से बोला था शादी तो मैं इसी लड़की से करूंगा। हाँ, तो इन्होंने देखा था मेरे को। और फिर आपने सहजता से स्वीकार कर लिया कि चल ठीक है? उस टाइम तो ये कुछ नहीं बोले, फिर 4-5-6 साल बाद रिश्ता लेके आए थे। अच्छा, 4-5 साल में? हाँ, तो मैं छोटी थी, 6th क्लास में थी, ये खुद 8th-9th में थे तब। अच्छा, और जब आपकी शादी हुई तब आपकी उम्र कितनी थी? यही 17-18 साल। 17-18 साल इतनी? हाँ। और फिर उसके बाद आप सरपंच बन जाती हैं गांव की। एक वीडियो बड़ी वायरल होती है, मनोहर लाल खट्टर से आपका संवाद होता, वो क्या बातचीत रही थी, क्या हुआ था उस समय? वो ये हुआ था कि मैं सरपंच बनी 12 नवंबर को, और 3 फरवरी को मेरे हस्बैंड पे कातिलाना हमला होता है। ये सन कौन सा था? ये सन था 2022। 2022-23 की बात है ये। तो सरेआम होता है, हमारे पास CCTV फुटेज हैं। मेरे हस्बैंड के साथ और लोगों को भी चोटें आई हैं, सिर में टांके लगे हैं, सीवियर फ्रैक्चर हुए हैं। मेरे हस्बैंड के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हुए हैं, पैर में हुए हैं। उल्टे मेरे हस्बैंड के ऊपर ही 452 लगा दी गई धारा। अब आरोपी का घर जो है जहां हमला हुआ है वो उसके बिल्कुल पास सामने है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 452 आप लगा दो। तो मैंने ये कहा कि सारा, मैंने गुहार लगाने की कोशिश करी मुख्यमंत्री जी से। मैंने कहा DC भी है, SP भी है, सारा अमला बैठा है, सारा प्रशासन बैठा है, शायद मुख्यमंत्री यही मेरी ये कर देंगे, मेरी मांग पूरी कर देंगे। हम न्याय के लिए, अभी हमारा केस डबोवली जा रहा है, कहीं सिरसा जा रहा है, तो उन्होंने सुनने से मना कर दिया, तो मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। इसके बाद फिर आपको प्रशासन की ओर से किसी तरीके की धमकी, कुछ ऐसा? नहीं, धमकी तो नहीं मिली, पर हमारे मेरे हस्बैंड पर से वो हस्बैंड के साथ जो अन्य लोगों पर जो धारा 452 थी वो उठा ली गई। ऐसे कोई प्रशासनिक तौर पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही? कुछ ऐसे फिर हमारा समझौता हो गया, वो खत्म हो गया। और फिर आपकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई जिसमें आप कह रही हैं कि सचिन पायलट मेरे क्रश थे। आपने देखे क्या क्या सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा था उस समय? हाँ, वो चल रहा था, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी लोगों से, जो लोग इसको लेके जाते हैं। एक 14-15 साल की उम्र में होता है, आप टीनेजर होते हो, एक बचपना सा होता है, कोई ना कोई आपका फेवरेट होता है। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? मैं सचिन पायलट मेरे को अच्छे लगते हैं, आपको भी तो कोई हीरोइन या हीरो या अच्छे लगते ही होंगे, इसमें क्या है? तो फिर उसमें वो कुछ गंवार लोग इतना बोल रहे हैं, कुछ तो मतलब इतना सड़ रहे हैं उससे कि पूछो मत। इसमें क्या है भाई? जस्टिन बीबर जब इंडिया आए थे तो दुनिया टूट के पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? किस लिए? होता है हर किसी का, वो फेवरेट है तभी। तो आमिर खान अगर आज सिरसा में आ जाए तो लड़कियां नहीं देखने जाएंगी?
तो वही बात है। उनकी टीम से कोई आपके पास मैसेज आया या ये वीडियो तो बड़ा वायरल हुआ, पायलट साहब तक पहुंचा? हाँ, उन्होंने पूछा कि ये असली है या नकली है, ये लेडी सच बोल रही है। मैंने बोला कि हाँ ये सच है। हाँ, ये कैसे उनका मैसेज आया कुछ आपके पास? उनके किसी पीए ने पूछा कि ये सच है मैम, आपने बोला था। मैंने कहा हाँ जी बोला था, ये फेक नहीं है कुछ भी, मैंने बोला था। और मैं उनको युवा मानती हूँ। किसी ने मैसेज किया, लिखा कि कमेंट किया कि राहुल गांधी युवा नेता है। नहीं, राहुल गांधी युवा नेता नहीं है, वो ममाज बॉय है। युवा नेता सचिन पायलट है। और राहुल गांधी को तो मजबूर किया जा रहा है, वो एक मासूम बच्चे हैं, मतलब बचपना है उनके अंदर, उम्र 55 की, दिल बचपन का है उनका, लेकिन उनको रोज रात को मम्मा और बहन सिखा के सुबह राहुल तुम्हें ये करना है, करना। एक बच्चे को जिंदगी नहीं जीने दे रहे वो, और दूसरों को आगे नहीं आने दे रहे। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि उनको बोलो जा राहुल जी ले अपनी जिंदगी। और पायलट साहब ने फिर आपने कॉफ़ी की भी बात कही थी कि अगर वो कॉफ़ी के लिए समय दे तो मैं कॉफ़ी उनके साथ पीना चाहूँगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे कुछ आया उनकी प्रतिक्रिया? नहीं, वो भी है क्योंकि अपना समाज ही ऐसा है। वो कुछ बोल देंगे तो आगे से ये बोलूँगी, अरे नेता होके ऐसा ऐसा बात करता है, एक लेडी के लिए ऐसे बोलता है, ये बोले वो बोले, बेचारे वो भी तो, उनका भी तो, उनको तो भी अपनी इमेज देखनी पड़ती है। ऐसे आपके परिवार, आपके पति वो भी सोशल मीडिया चलाते होंगे, उनकी ओर से इस पूरे मामले पे कोई बात? नहीं, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले। मेरे हस्बैंड मेरे हर कदम में मेरे साथ होते हैं। अच्छा, फिर आप ज्वाइन करती हैं इनेलो? हाँ जी, हाँ जी। वो आप किस तरह से सोचती हैं और आप क्यों इनेलो चुनती हैं? क्योंकि मेरे को अभय सिंह जी जो है ना, वो बंदे हैं जो वो कहते हैं वो करते हैं, जो पक्की जुबान के धनी नेता है। मतलब किसानों के लिए और जमीन से जुड़े हुए नेता है, इसलिए मैं जुड़ी। ये ऐसा तो नहीं कि आपने सोचा कि इस इलाके में सबसे बड़ा नाम या सबसे बड़ा दारोमदार वाला व्यक्ति नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है तो वो तो आज के टाइम में बीजेपी है। सत्ताधारी भी है, सब कुछ है। बीजेपी की ओर से ऑफर आया? हाँ जी, आया था। फिर आपने सोचा नहीं? मैंने तो फिर यही सोचा कि नहीं, एक बार यही इनेलो ही मेरे लिए यही सही है। अच्छे नेता हैं, जुबान के धनी हैं। उनके सिरसा इलाके में जो छवि है या पूरे हरियाणा में जो छवि है, अब वो एक तरह से बड़े अक्खड़ से व्यक्ति हैं, बड़े रूड से व्यक्ति हैं। आप इस सहमत हैं इस तरह की बातों से, इस तरह के आरोपों से? वो दूसरों के लिए रूड हो सकते हैं, पर मुझे तो अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मुझे, मेरे साथ तो हंसी मजाक भी कर लेते हैं, पर मेरे लिए रूड कभी नहीं होते। मैं तो कभी फोन कर लूँ। अच्छा, सरपंच के कंधों पे ना पूरे गांव की इस तरह वाली जिम्मेदारी रहती है कि जी 5 साल पहले ये काम हमने सोचा था, वो नहीं हुआ। जी, आपका काम हम बताएंगे किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए। और कोई महिला होगी तो फिर उसको तो करके दिखाना है, उसको साबित करना खुद को। तो गांव राम के आदमी खुश हैं सारे लोग बाग? अब काम तो हो रहा है, लेकिन गांव के कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो काम को नहीं होने देना चाह रहे। क्यों? ये काम हो गया तो नैना का नाम हो जाएगा कि ये नैना के कार्यकाल में हुआ था। अब सारे वोट मुझे तो नहीं आए ना, तो वो तो यही सोचेंगे कि उसका नाम हो जाएगा, तो वो अड़ंगा डालते हैं बीच में। अच्छा, सरकार की ओर से सरपंचों को जो राशि दी जाती है, अब उसमें किसी तरह से हो रही है कटौती, वो सारी चीजें मतलब ठीक ठाक चल रही है? अच्छी चल रही है। सैनी साहब सरपंचों के हक की बात करते हैं, अच्छा है। मैं सैनी साहब अच्छे सीएम है। मतलब ग्रामीण व्यवस्था एक तरह से ठीक ठाक चल रही है? ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जब गांव का व्यक्ति, गांव में रहने वाला ही गांव का विकास नहीं होने दे तो सीएम साहब क्या करेंगे? क्या सीएम करेंगे? क्या कोई एमएलए करेगा? क्या करेगा? जैसे किस तरह से दिक्कत करते हैं? जैसे आपका घर है और उसके पास सड़क बन रही है तो एप्लीकेशन लगा देंगे, हम ये सड़क नहीं बनने देंगे, तो बताओ। और ऐसे में सुलझाना वो बड़ा कठिन काम हो जाता है। वो तो जानबूझ के ऐसे करते हैं कि नहीं, ऐसे इसमें तो मेरी जगह आ रही है, इसमें ये हो रहा है। उनको बस ये है कि रुकवाना है काम किसी तरह। तो फिर ऐसे आपने क्या क्या सोचा था कि जब आप सरपंच बनेंगी, इस तरह के काम करेंगे, वो कितने पूरे हुए? पता ना, आदमी अपना पूरा प्लान तैयार करके रखता है। सड़कें जो थी काफ़ी, मैंने गलियां जो बनवाई हैं, नालियां बनवाई हैं, और काफ़ी जो बच्चियों के स्कूल में वो मशीन लगवाई है ताकि सैनिटरी पैड्स वो जो उनको अवेलेबल हो जाएं, और उनके लिए टॉयलेट्स बनाए हैं। और अभी जो कुछ और है वो करवाना है। अभी मेरे को ये है पीएचसी को सीएससी में कन्वर्ट करवाना है।
और गर्ल्स कॉलेज, ये 2 चीज़ें मैं मुख्यमंत्री जी से मिलके फिर से अपील करूँगी। अच्छा, बतौर महिला किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत पेश आती है आपको काम करवाने में या लोगों को काम के लिए मनवाने में? कुछ इस तरह का कभी होता है नहीं, कठिनाई? नहीं, प्रशासन बहुत अच्छे अच्छे, डीसी हो चाहे एसपी हो, मेरे साथ बहुत सहयोग करते हैं। अच्छा, गांव की जो दूसरी औरतें होंगी वो तो फिर घूंघट करती होंगी? हाँ, वो करती हैं, वो करती हैं। आप उनको समझाते नहीं, बोला करो जीजी अपनी नहीं, आवाज मैं उठाया करो बाहर। वो तो बोलती है, लेकिन वो चीजें उनके जो हस्बैंड हो गए वो हाँ। समझे तब ना। किसको घूंघट करना अच्छा लगता है, किसको पर्दे में रहना अच्छा लगता है। और बल्कि घूंघट एक वो के शान का प्रतीक है, तो संस्कृति है हमारी। नहीं, वो कोई संस्कृति नहीं। मतलब ये कहते हैं कि रेप छोटे कपड़े पहनने से होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ जो 2.5-3 साल की बच्चियों के साथ होता है, उन्होंने क्या पहना था ऐसा कि उनके साथ ऐसा हो? क्या कसूर था उनका? तो घूंघट प्रथा जो नए घूंघट प्रथा, दहेज प्रथा, ये सबसे बड़ी घूंघट प्रथा और दहेज प्रथा, 2 प्रथाएं मैं खत्म करना चाहती हूँ अपने गांव से। और घूंघट प्रथा आपको लगता है कि हरियाणा में इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं, बहुत टाइम लगेगा। कोई भी चीज को खत्म करने में बहुत टाइम लगता है। एक डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि इंडिया में जो चीज एक बार शुरू हो जाती है ना, उसको खत्म करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि ये सरकार ने मना करवा दिया कि नहीं, ये लिंग परीक्षण नहीं होगा, इसमें सजा होगी, ये वो, कि नहीं ना, बहुत है, मुश्किल है ये बंद होना। और इसको जो चीज़ शुरू हो जाती है वो बंद नहीं होती इंडिया में कभी। बहुत चौर रास्ते हैं इंडिया। आपको लगता है कि बेटियों के लिए सोच बदली है गांव देहात में? हाँ जी, बदली है। बल्कि हम तो खुद 2 बहनें, हमारे भाई नहीं है। तो मेरे पापा ने खुद उस टाइम एक बोल्ड स्टेप लिया था कि हम 2 ही बच्चे रखे थे। पहली बार जब आप लोगों के बीच में गया, स्पीच दिया आपने, कुछ डर लगा, कुछ महसूस हुआ कि? और ये भी होता है ना, जब महिला सरपंच होती है तो सामने महिलाएं भी कम दिखती हैं। अक्सर हम देखते हैं ना चौपाल में महिलाओं की संख्या तो होती ही नहीं। इवन आप बड़ी बड़ी रैलियों में देखिएगा कि वहां पे महिलाएं बड़ी कम दिखेंगी, हर और पुरुष दिखेंगे। आदमी दिख रहे थे। पहली बार मैं गई, मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। पहली बार ना ही तो मैं घबराई, ना ही कुछ और। मैंने देखा ही नहीं मेरे सामने कौन है। ऐसे भीड़ ऐसे बैठी थी, मैं ऐसे थी स्टेज पे, मैंने यूं देखा सामने। मैंने कहा अगर मैं नीचे देखूंगी तो मैं घबरा जाऊंगी। तो फिर पता नहीं क्या अंदर से कुछ ऐसी आई हिम्मत की, बोलती गई। घूंघट आपका उस समय नहीं था? नहीं, घूंघट तो मेरा पहले भी नहीं था। शादी के टाइम में भी नहीं। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। और गांव ने आपको सराहा भी इस तरह से? हाँ जी, बहुत। महिलाओं की भागीदारी को लेकर आपका क्या सोचना है, जो सरपंच है खास तौर पे, या फिर जो गांव में किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकती हैं? नहीं, आजकल तो काफी आजकल की जो बहुएं हैं वो काफी पढ़ी लिखी है, जॉब भी कर रही है, काफी है। मतलब आपको लग रहा है कि फर्क पड़ा है गांव देहात में भी औरतों को लेके? फर्क पड़ा है। और आपके स्टाइल को लेके, आपकी बोलचाल शैली को लेके, अब इस तरह मतलब काफी नजरें रहती होंगी गांव की औरतों की, बेबे उसके जैसा सूट पहनूंगी, उसके जैसा मेकअप लगाऊंगी। और स्किन केयर आपका बड़ी ग्लोइंग स्किन है आपकी, और क्या रहता है? सबसे पहले तो सब ये कहते हैं कि मेकअप लगाते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, मैं कभी मेकअप नहीं करती। तो मेकअप लगाना क्या बुरा है? मतलब नहीं, अगर कोई बोले भी तो सही है। मैं आप किसी को जज नहीं कर सकते। मेरे पास ये हक नहीं है कि मैं किसी को जज करूं। लेकिन मैं कभी मेकअप नहीं लगाती। यहाँ तक कि मैं पहली बार दुल्हन बन के आई, फेरों के टाइम में तो जो पार्लर ने कर दिया वो तो कर दिया था। लेकिन जब मैं दुल्हन बन के आई, मेरा बिल्कुल मेकअप नहीं था। मैं कभी शादी पार्टी कभी मेकअप नहीं लगाती। लोग बोलते हैं ये मेकअप करके रखती है। नहीं, मैं कभी मेकअप नहीं करती। मैं मानती हूँ कि सादगी में जो सुंदरता होती है वो। स्किन आपकी बड़ी मतलब ऐसे बाकमाल है, सब बड़ा ग्लोइंग स्किन। क्योंकि मैं इंडियन जो भारतीय आयुर्वेद है उसका पालन करती हूँ। जैसे क्या क्या रहता है आपकी डाइट में? मेरी डाइट में रहते हैं, मैं बीज खाती हूँ। जैसे ये अलसी के बीज हो गए, कद्दू के बीज हो गए, सफ़ेद तिल हो गए, मगज के बीज हो गए, तो ये बीज खाती हूँ। मैं दूध कैसे, सुखा के या कैसे? जरा हमको भी बताए ना, हम भी मतलब कुछ ये करें। आपको ड्राई फ्रूट स्टोर पे मिल जाएंगे। तो 2 चम्मच ये नाश्ते में लेती हूँ। ठीक है। 5 बादाम, सब मिला के? हाँ, वो मिले हुए मिलते हैं। ठीक है।
5 बादाम, 1 अंजीर, 3 अखरोट, ठीक है, 1 कटोरी दही, ये मेरा नाश्ता होता है। हर रोज सुबह? हाँ, हर रोज सुबह। और उसके बाद मैं पूरी गर्मी नारियल पानी पीती हूँ, और मैं दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीती हूँ। और मैं जो है अपने आयुर्वेद में लिखा है कि भूख से कम खाओ। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 खाओ, 3 की भूख है तो 2 खाओ। तो वो मैं कम खाती हूँ, और खीरा या सलाद में खीरा लेती हूँ दिन के टाइम में। और फिर उस खाना खाने के 2-3 घंटे बाद मैं फ्रूट्स लेती हूँ, और शाम का खाना मैं 5 बजे खा लेती हूँ। और फिर मैं 8 बजे सो जाती हूँ, और सुबह 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करती हूँ और अपना पूजा पाठ करती हूँ। वैसे गांव देहात की महिलाएं ना मैंने देखी हैं कि काफी ज्यादा सशक्त होती हैं, पावरफुल बिल्कुल, और स्किन उनकी सुंदर, बाल सुंदर, और पूरी हेल्दी दिखेंगी। वो अपने बुजुर्ग अवस्था तक भी हेल्दी दिखेंगी। हाँ, क्योंकि वो जो दूध वगैरह जो लेती है वो घर का होता है ना, दूध दही। तो मैं ये मेरा खाना पीना होता है। और आपका आगे चुनाव लड़ने का कोई प्लान? जी, मैं जरूर एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगी। अब आपने सोच लिया कि अभी राजनीति में तो पूरा हाँ, लठ गाड़ना है। अब मतलब आ ही गए हैं मैदान में तो अब वो कहते हैं ना, उखली में सिर दे ही लिया तो मूसल से क्या डरना। और इस तरह से आपने सोचा इनेलो से ही लड़ेंगी? सोचा तो इनेलो से ही है, लेकिन मैं लड़ूंगी, जो भी टिकट दे दे, जो भी, मतलब ना का उससे दोस्ती, ना का उससे बैर। अच्छा, अब की बार ये था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ इस तरह वाले तमाम जो सर्वेस थे वो सब बता रहे थे, चौंकाने वाला परिणाम रहा कि तीसरी बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। आप इसका क्या कारण मानती हैं कि क्यों ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस की हवा है, सुनामी है, वो एकदम दिखाई नहीं? वो कांग्रेस की फूट थी। 2 ग्रुप थे इनके, सुरजेवाला और किरण, और ये जो थे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। तो इनको हाईकमान को ये मामला सुलझाना चाहिए था। तो मेरे को लगता है कि इनकी सरकार आती, सरकार बनाते ही है, लेकिन इनका लास्ट टाइम तक वो रहा, टिकट बंटने तक में ये रहा, इनका नहीं हुआ। इनके 2 हुड्डा ग्रुप अलग बन गया, सुरजेवाला ग्रुप अलग बन गया। तो ये अपने आप में ही उलझे रहे, मतलब इन्होंने अपने झगड़े ही खत्म नहीं किए। तो इसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिल गया। तो कांग्रेस को सुलझाना चाहिए अपना झगड़ा। आपसी, इनके हर जगह आपसी झगड़े हैं। अच्छा, सिरसा इलाके का कामकाज आप किस तरह से देखती हैं? आप जिस इलाके से ताल्लुक रखती हैं उस क्षेत्र में नशा बहुत है। सबसे पहले तो नशे को खत्म किया जाए। नशा जो आ रहा है, जहाँ से आ रहा है वहाँ से रोका जाए। सिरसा में आने से पहले तो सप्लाई रोकी जाए। ऐसा क्यों है कि क्यों जो बेल्ट दूसरे राज्यों को टच करती हैं या जहां दूसरे राज्यों की सीमा लगती है उस क्षेत्र में क्यों नशा आता है? मतलब हरियाणा में देखो, सिरसा क्षेत्र सारा ही नशे से प्रभावित दिखेगा। एक बात बताऊं, एक तो आपको 10 रुपए में बोलूं आज अभी आप कमा के लेके आओ, और एक आपको 1000 रुपए बैठे बैठे गलत काम करके मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं करोगे? तो इसमें मिली भगत है। तो ऐसे बिना प्रशासन की शय, या जो विधायक हैं, नेता लोग हैं, मतलब उनकी शय के बगैर तो हो नहीं सकता। ये तो सबको ही पता है कि नहीं हो सकता। ये तो इसमें करोड़ों का काम है, ये छोटा काम नहीं है। तो यहाँ के तो फिर मैं नौजवानों का ये कहूँ कि करियर या फ्यूचर एक तरह से वो पूरा सोच ही चुके हैं कि बहुत आसान सा करियर फ्यूचर। क्या उनकी जिंदगी खत्म हो रही है? उनकी माओं की जो वो है, वो मैं कहती हूँ पैसा, आपको पैसा खाना है, आप और तरीके से खाओ, लेकिन किसी माँ की इतनी बद्दुआ मत लो। ऐसा नशे की मतलब इतने ग्रस्त होते जा रहे हैं। मतलब हमारे गांव में 5-6 जो मौत हुई उनमें सिरिंज लगी हुई थी उनके हाथ में। और कितनी कितनी उम्र के होंगे? वही कोई 22, 23, 24, 19। ये हालात है कि मैं अपने बेटे को गांव में नहीं आने देती। नशा इतना ज्यादा है। वहाँ आपको एक नींद की गोली जो 50 पैसे या 1 रुपए की मिलती है, वो 100 रुपए में बेचते हैं। नशे के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। और ऐसा गांव वालों को मालूम होता है कि फला व्यक्ति है जो इस तरह का काम करता है, सब पता होता है। तभी तो वो उस तक पहुंचते हैं। उस मेडिकल स्टोर पे ये दवाई मिल रही है, वो दवाइयाँ होती तो मतलब 10 गोलियां इतने की, वो पत्ता इतने का है, वो मिलता उनको बहुत महंगा है।
50 रुपए का पत्ता 500 रुपए और में। कोई ऐसा नहीं कि पुलिस या लगाम हो, किसी नेता विधायक मंत्री और संतरी कोई नशे से सोचे। फिर सारे अपराध जुड़ते हैं, नशे से बढ़ चोरी हाँ और बलात्कार और ये सारे मर्डर और सब फिर धीरे धीरे सारे अपराध बढ़ते हैं, क्योंकि नशे के लिए आदमी पहले घर में चोरी करेगा, फिर घर से, फिर बाहर चोरी करेगा, फिर बाहर करते करते फिर वो मर्डर कर देगा, कुछ वो सब नशे की देन होते हैं। खट्टर साहब का काम अच्छा लगा या नायब सैनी साहब का? नायब सैनी साहब का। खट्टर साहब मतलब कहते हैं, हमारी एक कहावत है कि बोली में 12 आने, कि उनकी जुबान में ही वो मिठास नहीं थी। वो कहते हैं गुड़ ना हो, गुड़ जैसी जुबान तो हो बंदे के पास। तो खट्टर साहब तो अपनी से बड़ी औरत को भी तू करके बोलना, बैठ जा माई बैठ जा, चुप कर, ये थोड़े ना एक मुख्यमंत्री की भाषा होती है। आप एक गरिमामयी पद पे हो, आपको बोलने की भाषा हो। मैं हूँ तो मैं आपकी बेटी जैसी थी। एक बुजुर्ग महिला कह रही थी कि मेरा बेटा मर गया नशे में, कहते बैठ जा माई, चुप कर। तो ऐसा नहीं था, आपको सुनना चाहिए। आप सुन नहीं सकते तो फिर देखो, आपको तो सुनना पड़ेगा। आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, समस्याएं तो सुननी पड़ेंगी। तो सैनी साहब हैं, उनमें धैर्य है, आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, और आपकी भाषा शैली है वो भी अच्छी होनी चाहिए। मुलाकात हुई आपकी नायब सैनी साहब से कभी? नहीं हुई, लेकिन मैं मिलूंगी जल्दी। उनकी भाषा शैली, उनकी कार्यशैली ठीक लगती है आपको? कार्यशैली, भाषा शैली अच्छी है कि आप बोली से, वो कहते हैं नहीं, अपने एक दोहा है ना कि कोयल और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। और वो कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, लेकिन कोयल अच्छी लगती है और कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता। और जो महिलाएं आपको इस समय देख रही हैं, जो अपनी घूंघट में जो बाण है, जो अपनी काकी ताई है, क्या कहना चाहोगे उनने? मैं कहती हूँ, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए भी जियो। महिलाएं जीती हैं बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, लोग क्या कहेंगे। अपने लिए भी जीना सीखो, अपनी रिस्पेक्ट करो। आप अपनी इज्जत करोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए कुछ करना सीखो, अपनी इज्जत करो, अपने लिए जियो। अच्छा, बीच में एक बात याद मुझे आया, आपने कहा कि जो भी आपको टिकट देंगे आप उनकी ओर से ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की ओर से ऑफर आ गया तो लड़ लेंगे? क्यों, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। बीजेपी की ओर से आ गया तो भी लड़ लेंगे? नहीं, मेरी तो बीजेपी से थोड़ी थी, मैं तो एक मतलब व्यक्ति दलगत थोड़ी थी, व्यक्तिगत थी। अबे चौटाला साहब फिर नाराज तो ना हो जाएं? नहीं, उनकी तो मैं बेटी जैसी हूँ, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, वो कैसे नाराज हो सकते। हाँ, तो 2029 में आप चुनाव लड़ने का सोच चुके हैं, एमएलए बनना है? हाँ जी, बनना है। ठीक है, तो आज हम बात करें 2025, 26, 27, 28, 29। तो भाई इन 3 साल के दौरान हम बातचीत करते रहेंगे। 3 साल के दौरान हम आपसे पूछते रहेंगे भाई सरपंची का काम किस तरीके से हो गया। भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों ने बातचीत सुनी, आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे सवाल रहे और जैसा मैंने बताया कि हम बातचीत करते रहेंगे। आपके कोई सवाल हो जो आप इनसे पूछना चाहते हैं वो इस इंटरव्यू के नीचे हमें लिख के भेजें। मेरी जब इनसे दूसरी मुलाकात होगी मैं अपने भी सवाल ऐड करूंगी और आप लोगों की सवाल भी ऐड करूंगी। इस बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।